हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरी सदाव स्वागत करता हूं आपका कैरियर बनाओ यूट्यूब चैनल के ऊपर। अभी आप सभी को कैरियर बनाओ की तरफ से सबसे पहले तो आपको अमृत महोत्सव 75वें जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इसके बारे में अपने जो अपने स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं उसके बारे में कौन कौन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर कौन से आपके इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो आपको याद रखने चाहिए, उस पर अपने विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चनों के माध्यम से अपन चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले मैंने दिन में एक वीडियो और डाला था जो स्पेशल था तिरंगे के बारे में, और ये होने वाला है जो आजादी से रिलेटेड आपके नारे हो गए या फिर और भी कोई क्वेश्चन बनने वाले हैं, उन सबको मैं एक साथ में करके लेके आ चुका हूं। तो चलिए अभी देखते हैं, शुरू करते हैं। हर वर्ष झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद में संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे राजेंद्र प्रसाद जी। उसके बाद में स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर सबसे ज्यादा बार यानी 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो वो किसके नाम है? अभी तक किसके नाम है? जवाहरलाल नेहरू के। यानी कितनी बार? 17 बार इन्होंने लाल किले से झंडा फहराया था। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो ये किया है पिंकली वेंकैया ने। और इनका एक जयंती भी पूछा जाता है, ये भी आप याद रख लेना, इसकी जयंती भी पूछा जाता है। तो वो हो जाएगी आपकी 2 अगस्त को। पिंकली वेंकैया की जयंती कब मनाया जाता है? तो वो हो जाएगी 2 अगस्त को। जो वर्तमान को अपना भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है जिसका डिजाइन है वो पिंकली वेंकैया ने तैयार किया था। उसके बाद में भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात, इस बात को आपको विशेष रूप से पढ़ना है कि लंबाई आगे दे रखा है या चौड़ाई, यानी इसमें से इसका अनुपात ध्यान रखना। इसका अनुपात लंबाई चौड़ाई देगा तो उसका अनुपात हो जाएगा 3:2। यानी क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर है आपका 3:2। यदि इसमें चौड़ाई और लंबाई का पूछ लेगा तो क्या है आपका 2:3 हो जाएगा। इसको एक ठीक तरीके से पढ़ना भाई। इसमें लंबाई क्या है इसकी ज्यादा है और चौड़ाई कम है, तो 3:2 इसका आंसर आपका होने वाला है। उसके बाद देखिए इसके इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो देखिए, देश के तिरंगे के नाम में स्वरूप कितना अलग अलग है? देश के तिरंगे में नाम के स्वरूप 3 अलग अलग रंग की पट्टियां भी हैं, जिसमें सबसे ऊपर है केसरिया, उसके बाद है सफेद, और सबसे जो नीचे की साइड में है वो हरे रंग की पट्टी दे रखी है। झंडे के बीच में सफेद पट्टी है जिस पर नीले रंग का यानी गहरे नीले रंग का अशोक चक्र है जिसमें 24 तीलियां दे रखे हैं। अब जो आपका तिरंगा से है उससे रिलेटेड में जो और भी आपके फैक्ट बनने वाले हैं वो दिन वाली वीडियो देखना, उसमें मैंने पूरा जानकारी दे रखी है इनके बारे में। तो चलिए आगे और भी आपको क्वेश्चन बहुत सारे करवाने हैं मेरे को। हाँ, स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय ध्वजारोहण, यानी भारत का जो ध्वजारोहण उस टाइम पे कौन करता है? तो कौन कर रहा है भाई? आपका प्रधानमंत्री आपका क्या ध्वजारोहण करता है। अब देखिए इसमें इसके दोनों क्वेश्चन मैं लेके आ चुका हूं। और राज्य के अंदर कौन करता है? राज्य में करेगा आपका मुख्यमंत्री। अगला आपका जो फैक्ट है देखिए, स्वतंत्रता दिवस पर यानी 15 अगस्त को राज्य में क्या करता है? झंडा फहराने का काम है वो मुख्यमंत्री करने वाले हैं। उसके बाद में अगला फैक्ट है 26 जनवरी यानी गणतंत्रता दिवस के दिन आपका ध्वजारोहण कौन करने का? तो कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति। और राज्य में कौन करेगा? तो राज्यपाल आपका ध्वजारोहण करने वाले हैं। तो ये राज्यपाल का दे रखा है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग कैसा है? यानी आपका जो अशोक चक्र है उसका रंग कैसा है? तो कैसा है? गहरा नीले रंग का, और उसके अंदर 24 तीलियां भी है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने अशोक चक्र में तीलियों की संख्या कितनी है? तो ये अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं भैया, है ना। ये आपको मैं बोल के बता रहा हूँ, इसके एक एक अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आ जाए वो आप सबको ना ध्यान रखना है। इसके 24 तीलियां आपका आंसर इसमें हो जाएगा। राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो पहली बार राष्ट्रीय गान कब गाया गया था? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय गान गाया गया है। इसके बारे में मैं और जानकारी लेके हूं। भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह ये जो अशोक चक्र है वो कब अस्तित्व में आया? तो वो आया था 22 जुलाई 1947 को। यानी इससे पहले क्या था? चरखे का चित्र था। ये जो गोल गोल आपका अशोक चक्र है इससे पहले चरखा था, और चरखे को उठा के अब चक्र कब आया? तो वो था 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो कौन हो जाएंगे इसमें? रविंद्रनाथ टैगोर इसके रचयिता हो जाएंगे। अब देखिए इसके जो फैक्ट है वो पढ़ लीजिए। भारत के राष्ट्रीय गान जनमन गण का जो अंग्रेजी में अनुवाद है वो किसके द्वारा किया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा किया गया, और किस नाम से? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। राष्ट्रीय गान पहली बार 26 जनवरी 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, और संविधान सभा ने यानी राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो वह 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने अपना लिया था। इसके और फैक्ट देख लीजिए। राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है भाई? 52 सेकंड लगती है। राष्ट्रीय गान जनगण मन को
संक्षिप्त रूप में गाने में 20 सेकंड का समय लगता है। इन दोनों में आप अंतर देख लेना, संक्षिप्त रूप में गाएंगे तो उसको क्या है 20 सेकंड, और संपूर्ण रूप से गाएंगे तो उसमें है 52 सेकंड आपका समय लगने वाला है। यह कथन किसका है? एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो यह कथन किसने कहा था? आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। उसके बाद देखिए भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राष्ट्रीय गीत की बात करें तो क्या हो जाएगा? वंदे मातरम। वंदे मातरम की रचयिता किसने की थी? तो वो की थी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, चट्टोपाध्याय के द्वारा इसकी रचना की गई है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाने में इसको कितना समय लगता है? 65 सेकंड लगता है, और उसको आपका राष्ट्रीय गान है उसको 52 सेकंड लगती है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम ने पहली बार कब गाया गया था? 1886 में कलकत्ता के अधिवेशन, यानी 12वें अधिवेशन हो रहा था उस टाइम पे इसको गाया गया। और राष्ट्रीय गान जनगण मन कब गाया गया? वो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था वो भी। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया? तो कौन से अधिकार, यानी कौन सा अनुच्छेद दिया गया इसका? तो वो है आर्टिकल 19(1) के अंदर आपका सुप्रीम कोर्ट ने ध्वज को लेकर इसमें आर्टिकल बनाया गया था इसके अंदर। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से लिया गया है? वंदे मातरम कहां से लिया गया है? आपके आनंद मठ से वंदे मातरम को लिया गया है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के कितने शेर दिखाई देते हैं? जो आपका राष्ट्रीय प्रतीक है उसके अंदर कितने शेर दिखाई देते हैं? उसमें होते शेर हैं 4, पर दिखाई देते हैं उसमें 3, क्योंकि एक पीछे की साइड में होता है। तो दिखाई कितने देंगे? 3 शेर उसमें दिखाई देने वाला है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? तो सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है भाई? मुंडको उपनिषद से। यानी जो भी रिलेटेड आपके राष्ट्रीय स्वतंत्रता या फिर इससे बनने वाले जो भी फैक्ट है, अब वो आपके बीच में मैं लेके आ चुका हूं, क्योंकि बार बार इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो आदर्श वाक्य क्या है भाई? सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया? 1957 को राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया है। देख लीजिए भारत का राष्ट्रीय पंचांग संक संवत पर किस आधारित है? किस पे? संक संवत पर आधारित है। 22 मार्च 1957 को संक संवत यानी संक पंचांग ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया। इसकी डेट याद रखना, 22 मार्च 1957 को संक संवत संक जो आपका पंचांग है वो अपनाया गया था। उसके बाद राष्ट्रीय झंडा फहराते समय सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो सबसे ऊपर होता है केसरिया, उसके बाद होता है आपका सफेद, उससे नीचे होता है आपका हरा रंग। देश में किस कानून के तहत तिरंगे को फहराने के लिए नियम आधारित किए गए हैं? यानी जो देश के अंदर जो नियम कौन आधारित, नियम बनाता कौन है? तो कौन है? एक तो हो गया आपका फ्लैग कोड ऑफ इंडिया हो गया, दूसरा भारतीय, इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा भारतीय ध्वज संहिता। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए और बी, दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। देश में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया यानी भारतीय ध्वज संहिता का एक कानून है जिसमें तिरंगे को फहराने के नियम निर्धारित किए गए हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों को क्या जेल भी हो सकती है, यानी सजा भी दी जा सकती है। उसके बाद में आजादी से जुड़े हुए आपकी जो स्वतंत्रता दिवस है उससे जुड़े हुए आपके कौन कौन से उसमें फैक्ट नारे बनते हैं वो भी एक बार देख लीजिए। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, ये किसका नारा था? बाल गंगाधर तिलक का। इंकलाब जिंदाबाद, ये किसका है? भगत सिंह का। उसके बाद देखिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो किसका है? इंकलाब का है, मोहम्मद इंकलाब का, इकबाल का सॉरी। और पूर्ण स्वराज का है जवाहरलाल नेहरू। जो अभी कल आप 15 अगस्त को ये नारे सुनने वाले हो, ठीक है, वो उनसे क्वेश्चन भी बनता है भाई उस नारे से वो नारा किसने दिया था? तो सारे जहां से अच्छा आपका मोहम्मद इकबाल हो जाएगा, पूर्ण स्वराज्य इसमें जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। उसके बाद में आराम हराम है, देखिए इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई आपकी। आराम हराम है, ये किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के कफन के लिए कील साबित, यानी अंग्रेजी जो शासन था उसमें अंतिम कील के में साबित होगा। तो वो ये बात किसने कही थी? ये लाला लाजपत राय जी ने कही थी। उसके बाद में करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो वो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कब दिया था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर करो या मरो का नारा दिया था। मरो नहीं मारो, ये किसका नारा था? ये था लाल बहादुर शास्त्री का। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? वो महात्मा गांधी ने दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने बोला था? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया।
उसके बाद में विजय तिरंगा प्यारा, यानी विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये किसने दिया? श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। उसके बाद में दिल्ली चलो का नारा था सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दास्ता के हलवे से आजादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं, ये नारा किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, तो ये नारा भी किसका है? सुभाष चंद्र बोस का है। उसके बाद देखिए जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया है अटल बिहारी वाजपेयी ने। और ये है मेरी पूरी टीम, जिसमें मोनिका मैम आपको कंप्यूटर पढ़ा रही है, पूजा मैम है जो आपको हिंदी पढ़ा रही है, और मैं आपको जीके पढ़ा रहा हूँ। हमारे ऐप के ऊपर कैरियर बनाओ ऐप है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें डेली आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, या साथ में जो भी आपके जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मिल जाएंगे। और साथ में हमारे कोर्स है जो मोनिका मैम का आपका सीजीएल में के अंदर कंप्यूटर आ रहा है, आपका दिल्ली पुलिस में आ रहा है, या फिर आप किसी भी स्टेट के एग्जाम की तैयारी करो तो जिसमें आपका कंप्यूटर का अच्छा खासा रोल आजकल होने लग गया, तो वहां से आप कोर्स परचेज कर सकते हो। दूसरा हमारा जो पूजा मैम का हिंदी का कोर्स है, जो हिंदी आपके एसआई के एग्जाम हो गई या कांस्टेबल की, या फिर किसी भी एग्जाम में आपका हिंदी आ रहा है, अच्छी खासी आ रही है, तो वहां से आप 0 से एडवांस लेवल में हिंदी की भी तैयारी कर सकते हो। उसके बाद मेरा है वहां पे एनसीईआरटी का कोर्स है, जैसे आप कोई संघ लोक सेवा आयोग या कोई राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हो, जिसमें एनसीईआरटी का सबसे बड़ा रोल रहने वाला है, क्योंकि एनसीईआरटी से जितनी भी गाइड बनती है वो एनसीईआरटी से बनती है, और या फिर जो भी कोई क्वेश्चन बनता है अधिकतर क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। तो मेरा एनसीईआरटी का भी बैच उपलब्ध है। उसके बाद में आप आज की इतनी सारी डिटेल मैंने आपको बता दी। यदि आपको इसके बारे में और भी फैक्ट पता है अपने आज़ादी से रिलेटेड, तो वो आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हो। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।